नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 249 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रेल? क्लोपिडोग्रेल की क्रिया तंत्र क्या है? ऑप्शन ए कॉक्स 1 इनहिबिटर, ऑप्शन बी एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर एंड ऑप्शन डी विटामिन के एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर क्लोपिडोग्रेल इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लोपिडोग्रेल inhibits platelet aggregation by blocking ADP receptors on platelet membranes, preventing thrombus formation. क्लोपिडोग्रेल प्लेटलेट्स के एडीपी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके प्लेटलेट एकत्रीकरण को रोकता है, जिससे रक्त के थक्के बनने से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो क्लोपिडोग्रेल है यह क्या करता है, प्लेटलेट्स का जो एकत्रीकरण है उसको रोकता है, जिससे कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most common cause of Cushing syndrome? कुशिंग सिंड्रोम का सबसे सामान्य कारण क्या है? ए पिट्यूटरी एडिनोमा, बी एड्रिनल एडिनोमा, सी एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन, डी एक्सोजिनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के से निकलने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल के अधिक निकलने से हो जाती है। तो इस प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अधिक लेगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन अधिक होगा और कुशिंग सिंड्रोम इसका सबसे कारण बनता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। द मोस्ट कॉमन cause of Cushing's syndrome is prolonged use of exogenous corticosteroids leading to hypercortisolism. Next question. What is the antidote for magnesium sulfate toxicity? मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या है? ए विटामिन के, बी एट्रोपिन, सी कैल्शियम ग्लूकोनेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर जो मैग्नीशियम सल्फेट का जो एंटीडोट है यह होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट। अब बात होती है कि मैग्नीशियम सल्फेट जब टॉक्सिसिटी हो गई है तो इससे क्या क्या समस्या हो सकती है शरीर में? तो शरीर में जो समस्या होती है मैग्नीशियम सल्फेट के अधिक सेवन से वह होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब है कि श्वसन या सांस जो है वो डिप्रेस होगी, और दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पर दी गई है वह है हाइपोटेंशन, मींस बीपी लो होगा, और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसलिए इसके एंटीडोट के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में कैल्शियम ग्लूकोनेट एक इंजेक्शन देते हैं, तो यहाँ पर जिससे कि ये मैग्नीशियम सल्फेट की जो टॉक्सिसिटी है वो दूर की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूल ऑफ 9 यूज्ड फॉर? रूल ऑफ 9 का प्रयोग किया जाता है ए एस्टिमेटिंग ब्लड लॉस, बी असेसिंग बर्न सीवियरिटी, सी कैलकुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस, डी डिटरमाइनिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो 9 का नियम होता है जिसको रूल ऑफ 9 भी कहते हैं, यह बर्न सीवियरिटी या कितने प्रतिशत भाग जला हुआ है उसका असेसमेंट करने के लिए
रूल ऑफ 9 का प्रयोग करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कार्डियक आउटपुट एंड लो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस? किस प्रकार के शॉक में हृदय आउटपुट, जिसको कि कार्डियक आउटपुट कहते हैं, वह अधिक होगा और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ये कम होगा? ए कार्डियोजेनिक शॉक, बी हाइपोवॉलेमिक शॉक, सी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड डी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, इसमें कार्डियक आउटपुट अधिक होगा और SVR मींस सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस यह कम होगा, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जैसे कि सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैसोडाइलेशन। तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में वैसोडाइलेशन होता है, मींस जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं, लीडिंग टू हाई कार्डियक आउटपुट। अब जब ये आर्टरीज डायलेट होगी तो इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और लो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस और वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि डायलेशन के कारण उनको जो ब्लड का रेजिस्टेंस आ सकता था वो रेजिस्टेंस कम हो गया है। तो इस प्रकार से यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एक ऐसा शॉक है जिसमें कार्डियक आउटपुट अधिक देखा जाता है और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the characteristic triad of symptoms in Horner's syndrome? हॉर्नर सिंड्रोम की विशेषता वाली ट्रायड क्या है? मियोसिस, पिटोसिस, एनहाइड्रोसिस, बी मिड्रियासिस, ब्रेडिकार्डिया, स्वेटिंग, सी एक्सोप्थैल्मस, हाइपरथर्मिया, हाइपरटेंशन, डी निस्टेगमस, डिप्लोपिया, डिस्फेजिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें होता क्या है कि जो सिंपैथेटिक नर्व है यह डैमेज होने के कारण यह हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है और इसके जो ट्रायड होते हैं यह हैं मियोसिस, पिटोसिस और एनहाइड्रोसिस, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट है। हॉर्नर सिंड्रोम results from sympathetic nerve damage and presents with meiosis means pupil constriction, drooping eyelid जिसको कि पिटोसिस भी बोलते हैं, और एनहाइड्रोसिस एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग। तो इस प्रकार से जो हॉर्नर सिंड्रोम है वह किस कारण होगा, उसका जो कारण होगा वह होगा सिंपैथेटिक नर्व का डैमेज होना, और इसमें जो लक्षण इसके दिखते हैं, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगी जिसको कि मियोसिस बोलेंगे, और ड्रोपिंग आईलिड्स होंगे जिसको कि पिटोसिस बोला जाता है, और absence of sweating that is called anhidrosis. So the correct answer is option A. Next question, which of the following is the most specific marker for myocardial infarction? निम्नलिखित में से कौन सा मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए सबसे विशिष्ट लक्षण है? ए CKMB, बी ट्रोपोनिन फर्स्ट, सी मायोग्लोबिन, डी LDH। तो जब भी किसी व्यक्ति को मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक की समस्या होती है तो एक टेस्ट कराते हैं, जो टेस्ट यह कंफर्म करता है कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है या हार्ट अटैक आने की पूरी संभावना है। तो यह होता है ट्रोपोनिन टेस्ट, इसलिए यहां पर
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है हार्ट मसल्स में पाई जाती है। जब ट्रोपोनिन प्रोटीन ब्लड में आ जाएगी तो ब्लड टेस्ट करने पर यह पता चलेगा कि हार्ट डैमेज होने वाला है या उसकी जो मसल्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, जिसके कारण यह प्रोटीन ब्लड में आ चुकी है। Troponin first is the most specific and sensitive marker for MI, as it rises within 3 to 6 hours of infarction and remains elevated for 7 to 10 days. ट्रोपोनिन फर्स्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का सबसे विशिष्ट और संवेदनशील मार्कर है, जो 3 से 6 घंटे में बढ़ जाता है और 7 से 10 दिनों तक एलिवेटेड रहता है, मीन्स बढ़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? ए एट्रोपिन, बी डिफिब्रिलेशन, सी एमियोडेरॉन, डी एडिनोसिन। तो जब भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात होती है तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है यह है डिफिब्रिलेशन, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर ventricular fibrillation is early defibrillation using a biphasic or monophasic defibrillator. Next question. Which of the following is a feature of Cushing's triad? कुशिंग ट्राइड के कुशिंग जो डिजीज होती है उसके ट्राइड कौन कौन से हैं, मीन्स उसके जो लक्षण होते हैं 3, वह कौन कौन से होते हैं? ए टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, इर्रेगुलर ब्रीदिंग, बी ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, इर्रेगुलर ब्रीदिंग, सी हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, रैपिड ब्रीदिंग, डी हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपरवेंटिलेशन। इसमें जो कुशिंग सिंड्रोम होता है, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि एक ऐसी बीमारी है, ऐसा सिंड्रोम है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन के अधिक निकलने से यह बीमारी होती है। और इसके जो ट्राइड होते हैं यह हैं ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, मीन्स इसमें जो हार्ट रेट है वो कम होगी, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा और जो श्वास है वो अनियमित हो जाएगी, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कुशिंग ट्राइड seen in raised intracranial pressure consist of hypertension, bradycardia, irregular breathing. Next question. Which is the most common site of a very aneurysm? वेरी एन्यूरिज्म का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? ए एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, बी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, सी वेसिलर आर्टरी, डी पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। Berry aneurysm most commonly occur at the interior communicating artery in the circles of villi, leading to subarachnoid hemorrhage. Next question. What is the first line drug for anaphylactic shock? A hydrocortisone, B epinephrine, C diphenhydramine, D salbutamol. Correct answer is option B epinephrine, that is also called adrenaline, is a first line drug for anaphylactic shock. Epinephrine 1:1000 0.3 to 0.5 mg IM is the drug of choice for anaphylaxis
as it reverses bronchoconstriction and vasodilation. Next question. Which of the following is the best test to confirm pulmonary embolism? Pulmonary embolism की कंफर्मेशन के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है? ए चेस्ट एक्सरे, बी डी डाइमर टेस्ट, सी सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, डी वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी. यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है. CT pulmonary angiography is the gold standard for diagnosing pulmonary embolism as it provides a direct visualization of emboli. Next question. Which electrolyte imbalance is commonly seen in tumor lysis syndrome? A. Hypokalemia, B. Hyperkalemia, C. Hypophosphatemia, D. Hypocalcemia. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया. यह ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉमनली देखा जाता है, जिसमें जो पोटेशियम की लेवल होता है यह राइज करता है. ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम लीड्स टू हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरयूरेसीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू रैपिड सेल लिसिस. Next question. Which of the following is the drug of choice for status epilepticus? A. Phenytoin, B. Midazolam, C. Lorazepam, D. Valproate. स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस है, यह होती है लोरेजिपाम, डाइजिपाम. तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. लोरेजिपाम IV 4 mg slow push is the first line drug for status epilepticus due to its rapid onset and longer duration. Next question. What is the most common cause of nephrotic syndrome in adult? Minimal change disease, B. Focal segmental glomerulosclerosis, C. Membranous nephropathy, D. Diabetic nephropathy. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. यह एडल्ट्स में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सबसे कॉमन कॉज होता है. Membranous nephropathy is the most common cause of nephrotic syndrome in adults, characterized by immune complex deposition in glomerular capillaries. Which of the following is the earliest sign of hyperkalemia on ECG? ECG का जो ECG करने पर हाइपरकैलेमिया का सबसे अर्लीस्ट साइन होता है, पहला संकेत होता है, वह क्या है? A. Peaked T waves, B. Widened QRS complex, C. Prolonged PR interval, D. ST depression. यहाँ पर इस प्रकार से ECG होता है जिसमें P, QR, ST. तो इसमें हाइपरकैलेमिया का जो सबसे पहला संकेत होता है यह होता है टी वेव का ऊंचा हो जाना, जिसको कि पीक्ड टी वेव बोलते हैं. इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है. Next question. What is the first line antibiotic for bacterial meningitis in adults? A. Vancomycin plus cefixone, B. Amoxicillin plus clavulanate, C. Metronidazole plus ciprofloxacin, D. Gentamicin plus ampicillin. एडल्ट्स में जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है यह होता है वैंकोमाइसिन प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which electrolyte abnormality
इज एसोसिएटेड विद चॉस्टेक साइन? ए हाइपरनेट्रेमिया, बी हाइपोकैलेमिया, सी हाइपोकैल्सीमिया, डी हाइपरमैग्नीसीमिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया। यह चॉस्टेक साइन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है जिसमें कि कैल्शियम की जो मात्रा होती है घट जाती है। चॉस्टेक साइन फेशियल मसल ट्विचिंग ऑन टैपिंग द फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व पर टैप करने पर चेहरे की मांसपेशियों का संकुचन या चेहरे की मांसपेशियों का सिकुड़ना, जब फेशियल नर्व को क्या करेंगे, टैप करेंगे, तो यह चॉस्टेक साइन होता है। और हाइपोकैल्सीमिया का संकेत है जो कि न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाता है।